रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के लिए एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद राजू पूरी तरह अकेला हो गया। राजू गांव की एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी बीवी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। राजू के माँ बाप गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाला। राजू बेटा, खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूँगा? मुझे शर्म आती है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप ये खाना खा लो। यह कहकर सरपंच की बीवी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया और खाना खाने के बाद जब वे अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधा उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, ये अभी मौसी खाना देकर गई थी, मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ अच्छा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 साल की उम्र से लेकर अब तक आप मेरा बहुत ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। कुछ भी कहो सरपंच जी, बचपन से लेकर अब तक आपने मेरी बहुत मदद की है। अगले दिन राजू जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं। अब मैं उनकी खिदमत करूं ताकि उन्हें अपनी औलाद की कमी महसूस न हो, वो हमेशा खुश रहें। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी चिड़िया पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे यह चिड़िया मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी चिड़ियों से बड़ा है। कुछ देखने में तो बहुत डरावनी सी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम तो चिड़िया हो, फिर भी इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली चिड़िया हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं एक चिड़िया की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के सारे राजों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ वक्त पहले जंगल गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। अरे न जाने कौन हो तुम, ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने, तुम पिछले कई सालों से बगैर पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, मगर इससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। चिड़िया को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया। राजू को ना जाने क्यों उस चिड़िया से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही राजू तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में वे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजू हाँफते हुए बोला, अरे पाप रे पाप, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी इस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त सरपंच की बीवी उसके लिए खाना लेकर आई और राजू को घबराया हुआ देखकर बोली, अरे राजू बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, ये पहले खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। राजू ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छुपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। राजू ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब राजू नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वे अपने आप से बोला, अरे शायद कल इस चिड़िया को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचो तो इसकी बातों में सच्चाई जरूर नजर आती है। वो मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है। वो भी सच है। गांव में कोई भी मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब मैंने सरपंच जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा, मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। मुझे इस जंगल में जाना चाहिए और उस कोयल को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर राजू जंगल की तरफ चल पड़ा। और कुछ ही देर में वे जंगल के उसी मकाम पर जा पहुंचा जहां कल उसे वे चिड़िया मिली थी। वे चिड़िया वहां पहले से ही मौजूद थी और राजू को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी मोहन की तरह बहुत बहादुर हो। मैं सिर्फ इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था ना कि इससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें बहुत शर्म भी आती है। ये सुनकर राजू उदास होकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही सरपंच जी और उनकी बीवी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कमाऊं ताकि ये दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर ये कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे राजों को जानती हूँ। आओ तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर चिड़िया उड़ चली और राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते चिड़िया राजू को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि ये जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था, इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही राजू की नज़र एक बक्से पर पड़ी।
अरे इस बक्से में क्या है, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। जब राजू ने उस बक्से को खोला तो उसमें से बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर राजू हैरानी से बोला, अरे बाप रे बाप, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा दूंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। इस दिन का तो मुझे बेसब्री का इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राजू वे बक्सा उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में सरपंच और उनकी बीवी राजू के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो सरपंच ने राजू से पूछा, राजू बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? सरपंच के पूछने पर राजू को कुछ समझ नहीं आया कि सरपंच साहब को क्या जवाब दे। इतने में सरपंच की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, राजू बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? राजू उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वो चिड़िया की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। लकड़ियाँ काटते काटते काफ़ी आगे निकल गया और वहाँ मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं गुफा के अंदर गया तो वहाँ मुझे एक बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। राजू, तुमने ये ठीक नहीं किया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हों। शायद उसने वहाँ महफूज रखा था। अगर ये बात कहीं बादशाह तक पहुँच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि ये बात बादशाह तक पहुँचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें फौरन ही बादशाह के पास पहुँचा देना होगा। सरपंच के मन में गहरा डर बैठ गया था। राजू के लिए इन हीरे जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वे सरपंच के कहने पर बादशाह को हीरे जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहें, हम अभी बक्सा बादशाह को दे आते हैं। यह कहकर राजू ने वे बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वो और सरपंच बादशाह की तरफ चल पड़े। और कुछ ही देर में वे बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए। बादशाह के सामने बक्सा रखकर सरपंच ने कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था। वहां एक गुफा में से इसे हीरे जवाहरात का बक्सा मिला। हमें शक हुआ कि शायद ये आप ही का है, इसलिए हम इसे फौरन आपके दरबार में ले आए हैं। ये सब सुनकर बादशाह के दिल में लालच आ गया, क्योंकि वे जानता था कि ये बक्सा उसका नहीं है, लेकिन इतने कीमती हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में लालच आ गया। ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले में कुछ इनाम दे देता हूँ, ताकि वो खुश हो जाए और ये खजाना भी मेरे पास महफूज हो जाए। ये सोचकर बादशाह ने उनसे कहा, हाँ, बक्सा मेरा ही है, मैंने ही इसे वहाँ महफूज किया हुआ था, लेकिन तुम दोनों से ईमानदारी से ये संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। यह कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा,
सिपाहियों, ये संदूक इनसे ले लो और खजाने में रख दो। हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए ताकि ये भी खुश हो जाएं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर उससे वे संदूक ले लिया और उसके बदले में इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। सरपंच वे रकम पाकर बहुत खुश हुआ, मगर राजू का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बादशाह झूठ बोल रहा है, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि चिड़िया ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। राजू को डर था अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राजू के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था। और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। राजू सरपंच के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी सरपंच को दे दी और कहा, सरपंच जी, ये रकम भी आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है, मुझे खुशी है, ये रकम आपके काम आएगी। सरपंच को वो रकम देकर राजू वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही राजू फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा और कुछ ही देर में वे जंगल के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे वे चिड़िया मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने राजू को देखा और वो राजू की तरफ बढ़ा। उसने राजू से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मोहन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु चौंक गया, मगर वो एक कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही चिड़िया उड़ती हुई वहां आ पहुंची। ये साधु कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ, यहाँ आता जाता रहता हूँ। ये साधु असल में साधु नहीं है, बल्कि इसने सिर्फ साधु का ओढ़ना ओढ़ रखा है। वे असल में शैतान है। वे तुम्हें भटका सकता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि तुम्हें इस शराब से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके इस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें हर राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। पूर्णिमा की रात ही मैं श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। इतना कहकर वे चिड़िया वहां से उड़ गई और राजू भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। और दूसरी तरफ वे साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वे भी राजू के पीछे चल पड़ा। जब राजू अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर राजू से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उस चिड़िया से बात कर रहे थे। देखो, तुम उस चिड़िया को नहीं जानते, वो कोई साधारण चिड़िया नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो चिड़िया मेरे पिताजी के बारे में जानती है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ।
तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। चिड़िया तुम्हें फंसाकर शराब से मुक्ति पाना चाहती है। ये सुनकर राजू गुस्से में आ गया। साधु कुछ कहने ही वाला था कि राजू ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पखंडी साधु का नहीं। याद रखो, इसके आगे एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर राजू अपने घर चला गया और दूसरी तरफ सरपंच और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वे दोनों साधु के पास आए और सरपंच ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने राजू को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। वो इस चिड़िया को शराब से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वो चिड़िया अपने शराब से मुक्त हो गई तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन राजू सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। साधु महाराज, आप फिक्र मत करें, मैं अभी राजू को समझाता हूँ। ये कहकर सरपंच उसी वक्त राजू के घर गया और घर जाकर राजू से कहा, राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी चिड़िया से मिलते हो जो इंसानों की तरह बात करती है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? ये चिड़िया इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? वो तो आपको भी पता चल गया। देखिए सरपंच जी, शुरू में मुझे ये सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको इस साधु ने ही बताई होगी। देखिए सरपंच जी, 8 साल पहले मेरे पिताजी रास्ते में लापता हो गए थे। वो चिड़िया जानती है कि मेरे पिता कहाँ हैं और मैं अपने पिता को पाना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और ना गांव वालों ने कुछ कहा। फिर मैं कैसे जान पाता? अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? बताइए, मुझे सिर्फ चिड़िया की बात पर विश्वास है। कल पूर्णिमा की रात है, कल मैं इस चिड़िया को शराब से मुक्त कर दूंगा और वो चिड़िया शराब से आज़ाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। राजू, मेरी बात सुनो। राजू, रुको। इतना कहकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सरपंच ने राजू को आवाजें दी, मगर उसने एक भी ना सुनी और घर से निकल गया। सरपंच भी घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। सरपंच ने साधु से कहा, राजू, बताओ कहाँ गया है? अब हमें कल तक इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर राजू को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगली रात साधु सरपंच को लेकर जंगल में उसी गुफा के पास ले गया और कहा, यही वो गुफा है जहां वो बोतल पड़ी है, जिसमें इस वक्त चिड़िया की शक्ति है। राजू यहाँ आता ही होगा, हम एक तरफ छुप जाते हैं। ये कहकर वे दोनों गुफा की एक तरफ छिप गए और उसी वक्त राजू वहां आ गया। वे चिड़िया उड़ती हुई राजू के पास आई और बोली, यहाँ साधु और सरपंच आए हैं। वे गुफा की एक तरफ छिप कर खड़े हैं। वे तुम्हें उस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे। उनकी बातों को मत मानना। अगर तुमने उनकी बात मान ली तो कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना है। ठीक है, तो जाओ, फौरन वे बोतल उठा कर लाओ और उसे तोड़ दो। राजू जल्दी से गुफा के अंदर गया और वही बोतल उठा लाया। जैसे ही वे इस बोतल को तोड़ने लगा तो साधु और सरपंच वहां आ गए। राजू, रुको, इस बोतल को मत तोड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
राजू ध्यान से सुनो, ये कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक डायन है। आज से 10 साल पहले जब तुम छोटे थे तो इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता फिर कभी लौट कर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से इलाज पूछा। उन्होंने बताया कि अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए, ये कुर्बानी खुद देने का फैसला किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उस डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और इसे चिड़िया में बदल दिया। इस तरह ये जंगल महफूज हो गया। मगर ये राज हम में से किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ भी नहीं जानते। ये बात सिर्फ मुझे और साधु महाराज को मालूम थी, इसलिए हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। लेकिन तुमने अगर बोतल तोड़ दी तो फिर ये अपने असली रूप में आ जाएगी। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई वही है जो मैंने कही है। अगर मेरे मन में कोई लालच होता तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की है? नहीं ना। तुम्हें धन सम्मान सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रही हूँ। तुम मेरा विश्वास करो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। राजू भ्रम में पड़ गया और उसने वो बोतल जमीन पर फेंककर तोड़ दी। फिर अचानक वो चिड़िया एक डायन के रूप में आ गई। राजू, तुमने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और तुम सबकी शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए साधु जी, मैं इसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है, हमें फौरन इस कुएं के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों कुएं की तरफ भागे और वे डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो हम दोनों में से किसी एक को इस कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। साधु की बातें सुनकर राजू फौरन बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली, इसलिए इसकी मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। ये कहकर राजू ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने फौरन डायन को फिर से एक चिड़िया के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी नहीं रही। सरपंच को राजू के जाने का बहुत दुख हुआ, मगर वे क्या कर सकता था, इसलिए वो घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा।